फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने अपने वीडियो पुस्तक प्रसंग में जो विषय रखा है वह विषय जो मेरी किताब है, जो पहली किताब है, मार्क्सवाद और आधुनिक हिंदी कविता, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। और मार्क्सवाद और आधुनिक हिंदी कविता के प्रक्रिया के दौरान प्रश्न आज भी महत्वपूर्ण है, जो मैं रिसर्च कर रहा था उस समय भी महत्वपूर्ण था। विषय हमने रखा है ये ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और साहित्य। सामान्य तौर पर अगर आप देखें पूरी दुनिया में 1984-85 के बाद से लगातार बड़े पैमाने पर यह प्रक्रिया पहले से चल रही थी। करीब 40 साल हो गए इसे, 40 साल से ज्यादा हो गए, बल्कि पहले से चल रही थी। मार्क्सवाद के ऊपर एक और उसके धारणाओं के ऊपर, उसके दर्शन की अप्रासंगिकता के सवाल को लेकर बार बार हमले किए जा रहे थे। बार बार ये कहा जा रहा था कि मार्क्सवाद एकदम इररिलेवेंट हो चुका है और मार्क्सवाद अब किसी काम का नहीं है, और जो मार्क्सवादियों ने लिखा है वह किसी काम का नहीं है। और इस आधार पर सारी दुनिया में पोस्ट मॉडर्निज्म की एक आंधी चली है, और उस आंधी से बड़े पैमाने पर जो गैर मार्क्सवादी थे वो तो प्रभावित हुए ही, लेकिन एक अच्छा खासा तबका मार्क्सवादियों का भी प्रभावित हुआ। उसमें हिंदी के मार्क्सवादी प्रमुख हैं। मार्क्सवाद पर और मार्क्सवादी दृष्टि से लिखे जा रहे साहित्य पर जो हमले हुए, उस हमले के विकल्प के तौर पर ये हमले हुए कोल्ड वार की राजनीति के पूरे संदर्भ में। और कोल्ड वार की राजनीति के एक वैचारिक अस्त्र के तौर पर जब मार्क्सवाद के खिलाफ हमले शुरू हुए तो उस समय दो चीजें सजेस्ट की गई। एक तो यह कि ज्यादा से ज्यादा एथनिक ग्रुपों का अध्ययन किया जाए और एथनिक ग्रुपों के द्वारा लिखे गए साहित्य को केंद्र में लाया जाए, और दूसरी चीज यह सजेस्ट की गई कि ये जो दलित है, ये स्त्री है, इसके साहित्य को केंद्र में लाया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में जो साहित्य का मार्क्सवादी जो नजरिया था और साहित्य की जो मार्क्सवादी विवेचना थी जो विकसित हुई थी, साहित्य की मार्क्सवादी आलोचना विकसित हुई थी, वो खदेड़ के बाहर कर दी गई। हिंदी का ये दुर्भाग्य है कि हिंदी में यह काम किसी और ने नहीं किया, यह काम किया स्वयं मार्क्सवादियों ने। मसलन जो लोग मार्क्सवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, जो लोग मार्क्सवाद के अच्छे अध्येता थे, उनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वे जब प्रगतिशील लेखक संघ या जनवादी लेखक संघ जैसे संगठनों में काम कर रहे हैं तो वे मार्क्सवादी साहित्य दृष्टि का विकास करेंगे। लेकिन पिछले 25-30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ये कि अब सारी की सारी आलोचना उत्तर आधुनिकता के उन विषयों में उलझ गई है जिन विषयों में मार्क्सवादी आलोचकों को जाना नहीं चाहिए था। मेरा संकेत, ये जो पूरी आंधी चली स्त्री साहित्य की, ये पूरी आंधी चली दलित साहित्य की, इस पूरी के पूरी आंधी में वे बजाय इसके कि दलितों और स्त्रियों के साहित्य को मार्क्सवादी नजरिए से देखा और विश्लेषित किया जाता, उन्होंने सीधे सीधे दलित साहित्य और स्त्री साहित्य के सामने समर्पण कर दिया। और ये उत्तर आधुनिकतावादियों की बहुत बड़ी विजय थी। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि इसमें हिंदी के तमाम प्रगतिशील आलोचक, तमाम पत्रिकाएं
उनके संपादक, उनके संपादकीय इसमें शामिल हैं। तो ये वह तात्कालिक संदर्भ है जहां से कि हमें कायदे से मार्क्सवाद की अहमियत और प्रासंगिकता को देखना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अभी भी मार्क्सवादी जो विश्व दृष्टि है वो साहित्य के, संस्कृति के, समाज विज्ञान के प्रश्नों को खोलने के लिए, उन पर विचार करने के लिए सबसे समर्थ और साइंटिफिक विचार दृष्टि है और विश्व दृष्टि है। और उसकी जो अपनी जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए दूर किया जा सकता है, जैसा कि सारी दुनिया के मार्क्सवादियों ने किया। तो पहली जो समस्या है वो ये कि जो वर्तमान है, उस वर्तमान में जो फैशन की तरह जो साहित्य आंदोलन चल रहे हैं, उन साहित्य आंदोलनों के प्रति, उनके पीछे सक्रिय विचारधारात्मक दृष्टिकोणों के प्रति मार्क्सवादी आलोचना का क्या नजरिया है, इस पर सवाल किए जाने चाहिए। मसलन यह सवाल तो उठता ही है ना कि क्या किसी दलित लेखक की रचना का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से मूल्यांकन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमारी व्यक्तिगत राय है कि किसी भी लेखक का, चाहे वो दलित हो, चाहे वो स्त्री हो, या वो सवर्ण हो या असवर्ण हो, जो भी कैटेगरी आप रखें, किसी भी लेखक की रचना का मार्क्सवादी दृष्टिकोण से मूल्यांकन हो सकता है। और मार्क्सवाद आज भी मूल्यांकन के औजार मुहैया कराने में समर्थ एक विश्व दृष्टि है। तो ये जो मार्क्सवाद को हमने जो नई जो साहित्यिक भीड़ है, जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम पर, जो स्त्री साहित्य के नाम पर, जो उत्तर आधुनिकता के या दलित साहित्य के नाम पर जो पैदा हुई, उस भीड़ का हमने पिछड़गु बना दिया। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की, मार्क्सवादी विश्व दृष्टि की सबसे बुनियादी विशेषता यह है कि मार्क्सवाद जो प्रचलित जो दर्शन है, उन दर्शनों में से, उन दृष्टियों में से एक दृष्टि नहीं है। मार्क्सवाद उनसे बुनियादी तौर पर भिन्न है क्योंकि मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन का विज्ञान है। मार्क्सवाद के अलावा किसी भी विचारधारा के पास में सामाजिक परिवर्तन का कोई नजरिया नहीं है। मैं करूं, मैं मार्क्स एंगल्स को पसंद करूं या ना करूं, लेकिन किसी भी विचारधारा के पास, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, है न वो उदारतावाद है, न वो नव्य उदारतावाद है, और न वो तमाम किस्म के जो नए आंदोलन, इन तमाम रूपों में जो चले, उनके पास, किसी के पास सामाजिक परिवर्तन का कोई दृष्टिकोण नहीं है। सो अगर मुझे सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के तौर पर साहित्य की भूमिका को परिभाषित करना है तो मुझे मार्क्सवाद की मदद लेनी होगी, मार्क्सवादी नजरिए की मदद लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? सवाल यह है कि जब आप किसी दलित लेखक की रचना पर विचार करते हैं या स्त्री लेखिका पर विचार करते हैं, तो अभी तरीका क्या हो गया दलित या स्त्री लेखक की रचना पर विचार करने का? खाली उसकी उस रचना पर या उसके अपनी बाकी रचनाओं के साथ में उसके संबंध पर आप विचार करके केंद्रित रखें, इससे ज्यादा न सोचें। अधिक से अधिक उसकी रचना में जो आए हुए सामाजिक संदर्भ हैं, रेफरेंस हैं, उनका आप मूल्यांकन करें। इससे साहित्य का नजरिया नहीं बदलता, साहित्य में परिवर्तन की दृष्टि नहीं आती। इससे चीजों को, उस दलित लेखक को भी समग्रता में समझने में मदद नहीं मिलती। एक और तरीका हो गया है जो कि मूल्यांकन का तरीका है, जो कि प्रचलन में, खूब फैशन में है, कि किसी लेखक ने जो लिखा है अपनी रचना में, उसी को ही
उद्धृत करके बताते चले जाओ। अरे रचना में जो लिखा गया है अगर वही बताना है तो फिर आलोचना की कोई जरूरत ही नहीं है। रचना में जो लिखा है वो तो पढ़ा ही जा सकता है, वो रचनाकार से बेहतर तो कोई लिख नहीं सकता। तो साहित्य की आलोचना का मतलब यह नहीं है कि जो रचनाकार ने लिखा है उसी को बता दिया जाए। जब हम ये कहते हैं कि हमारा काम है कि हम ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नजरिए से साहित्य को देखना चाहते हैं, तो ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नजरिए से जब साहित्य को देखते हैं आप, तो कौन सी चीज पहले आई थी? परिदृश्य को एकदम बदल दिया। कार्ल मार्क्स के आने के पहले तक सारी दुनिया यह मानती थी और जानती थी, और जो विभिन्न विचारधाराएं प्रचलन में थी, जो दर्शन के स्कूल प्रचलन में थे, जैसा कार्ल मार्क्स ने खुद कहा कि अब तक दुनिया की विभिन्न दार्शनिकों ने तरह तरह से व्याख्या की है, सवाल व्याख्या का नहीं है, सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए। और यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कि मार्क्सवाद या मार्क्सवादी दृष्टिकोण दाखिल होता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का लक्ष्य व्याख्या और पुनर्व्याख्या करना नहीं है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का लक्ष्य है परिवर्तन की खोज करना, जो रूपांतरण है उस पर नजर रखना, उसको बताना। मसलन एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, उससे आप उस प्रॉब्लम की जटिलता को समझ सकते हैं। एक दलित लेखक, यह सच है कि वह गरीबी में पैदा हुआ, दलित परिवार में पैदा हुआ, गांव में उसके साथ में भयानक अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है उसके जीवन का। सवाल यह है कि वह दलित लेखक जो पैदा हुआ था और अब जो पढ़ के लिख के बड़ा या प्रोफेसर बना या आईएएस ऑफिसर बना, तो उसके जीवन में जो रूपांतरण आया, इस रूपांतरण को कैसे परिभाषित करेंगे आप? क्या दलित को दलित ही रूप में देखेंगे? क्या वह रूपांतरण पकड़ में आएगा? एक दलित लेखक 30 साल बाद उसकी पूरी की पूरी भौतिक पृष्ठभूमि बदल जाती है और वह रूपांतर में दाखिल होता है और मध्य वर्ग की कॉलोनी में रहता है, मध्य वर्ग के लोगों में रहता है, मध्य वर्ग की पॉलिटिक्स, संस्कृति, राजनीति सब कुछ करता है। अब वो दलित है या मध्य वर्ग में है? अब वो लेखक है या दलित है? अगर प्रोफेशनल है तो वो लेखक है, प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेसर है, प्रोफेशनल है तो वो इंजीनियर है, प्रोफेशनल है तो वो आईएएस ऑफिसर है, प्रोफेशनल है तो वो पॉलिटिकल लीडर है, राजनेता है। अंबेडकर का जन्म हुआ था दलित के परिवार में, लेकिन अंबेडकर सारे जीवन दलित नहीं रहे। यही तो बुनियादी चीज थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जो दुनिया को दी। होती हैं, साहित्य की धारणा भी शाश्वत थी, कला, संस्कृति, राजनीति, हर क्षेत्र में शाश्वत दृष्टिकोण का विकास था और विश्वास था। मार्क्सवादी आलोचना दृष्टि शाश्वतता के सिद्धांत को अस्वीकार करती है और इस बात पर जोर देती है कि हर चीज बदलती है और उस परिवर्तन के नियम की खोज की जानी चाहिए। तो हम जब किसी दलित लेखक को पढ़ें तो हम उसे सिर्फ दलित से शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन अध्ययन किसका करेंगे? दलित का या रूपांतरण का? क्योंकि मार्क्सवाद का लक्ष्य क्या है? चीजें कैसे बदलती हैं उसकी खोज की जाए, रूपांतरण को देखा जाए।
तो हमारे यहां ट्रांसफॉर्मेशन पर तो बात नहीं हो रही, हमारे दलित पर बात हो। अब बताइए मुझे कि जो व्यक्ति एकदम दलित परिवार में महान उत्पीड़न में पैदा हुआ और वह रूपांतरित होकर हिंदुस्तान का टॉप इंटेलेक्चुअल ही नहीं बना, टॉप ब्यूरोक्रेट ही नहीं बना, बल्कि टॉप पॉलिटिशियन बना, तो उसकी आइडेंटिटी बदली कि नहीं बदली? अंबेडकर सारी जिंदगी महार नहीं रहे, पैदा जरूर हुए थे महार जाति में। अगर हम यह मान लेंगे कि वो दलित रहे तो हम यह मानेंगे कि दलित एक शाश्वत कैटेगरी है, बदलती नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कार्ल मार्क्स दाखिल होते हैं। वो कहते हैं, फायरबाग की आलोचना करते हुए उन्होंने जो कहा 11वां सूत्र, जिसको कि हम लोग सारे दुनिया के लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सवाल व्याख्या का नहीं है, सवाल यह कि इस दुनिया को बदला कैसे जाए। तो जब हम किसी लेखक को या कृति को हम पढ़ते हैं तो हम उसमें रूपांतरण की प्रक्रिया को देखते हैं, ये देखते हैं कि चीजें बदलती कैसे हैं। एक और छोटी सी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने बातचीत शुरू की 4 बजे और अभी बज रहे हैं 4:20। मैं 4 बजे जैसे सोच रहा था, क्या मैं 4:20 पर उसी बात को वैसे ही सोच सकता हूं, कह सकता हूं? जी नहीं। मनुष्य, उसका सामाजिक जीवन, उसका पूरा का पूरा संसार प्रति क्षण बदलता है। और जब चीजें प्रतिक्षण बदलती हैं तो साहित्य कैसे नहीं बदलेगा, लेखक कैसे नहीं बदलेगा? तो हमारी बुनियादी चिंता क्या है? हमारी बुनियादी चिंता यह है कि शाश्वत नजरिए से न तो साहित्य को देखा जाए, न संस्कृति को देखा जाए, न राजनीति को देखा जाए, न जीवन को देखा जाए, बल्कि हम उसमें घट रहे परिवर्तनों को देखें। ये अजीब सी ट्रेजेडी है कि, और ये मतलब एक तरह से भेड़ चाल चल निकली है, आलोचना में भी चल निकली है। लड़की जो पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जो स्टूडेंट है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? जब वो पढ़ रही है तो उसकी छात्री की या स्टूडेंट की आइडेंटिटी है, वो छात्रा के तौर पर पढ़ रही है। लेकिन जब वो शादी उसकी हो गई तो उसकी आइडेंटिटी क्या बनी? वो छात्रा रही, उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। जब वो पत्नी होकर किसी के घर गई तो उसकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई और वह पत्नी बन गई। तो किस चीज का अध्ययन करूंगा मैं? और जो वो पत्नी थी, वो अचानक मालूम पड़ा वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लेक्चरर हो गई। किस चीज का अध्ययन किया जाएगा? उसकी पहचान किससे तय होगी? पहचान तय होती है, अस्मिता की पहचान तय होती है, अस्मिता का आधार है उसका संदर्भ, और संदर्भ बदलता रहता है। दिलचस्प है कि दलित पर जो बात कर रहे हैं, स्त्री पर जो बात कर रहे हैं, वे इस बदलते हुए संदर्भ को देखने की कोशिश नहीं करते। संदर्भ शाश्वत नहीं होता, संदर्भ भी बदलता है। तो पहली चीज जिस पर कि मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो ये कि चीजें गतिशील और परिवर्तनशील होती हैं और वे एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों और घात प्रतिघातों से जुड़ी होती हैं। हम में से कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर वे कौन से घात प्रतिघात और परिवर्तन हैं जो कि घट रहे हैं। और इस पूरे क्रम में जो मजेदार चीज घटती है वो ये कि चीजें जब बदलती हैं तो हमें देखना चाहिए वे कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। इसलिए हम कभी भी किसी भी चीज को
अब मुझे अगर अब मैं पर्सनल अपनी कहूं, अगर मुझे आप देखते जब मैं माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रहा था, और जो मेरी बुद्धि थी और मेरा जो ज्ञान था और जो मेरा दायरा था और जो मेरी पहचान थी, तो आप मुझे पहचान ही नहीं सकते। किस पर बात की जाएगी? मैं जो माथुर चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ने गया था, मैं जो चतुर्वेदी परिवार में, पंडित परिवार में पैदा हुआ था, वह मेरी आइडेंटिटी होगी। जो आज है मेरी आइडेंटिटी, वह आइडेंटिटी होगी। संदर्भ महत्वपूर्ण होता है, और संदर्भ बदलता रहता है तो अस्मिता के रूप भी बदलते रहते हैं। और अस्मिता के इन बदलते रूपों के कारण आपको उस गतिशील एलिमेंट की या गतिशील तत्व की, जो सामाजिक गति के नियम के तौर पर जिसे जानते हैं, उस सामाजिक गति के नियम के तौर पर हम जिसे पहचानते हैं, उसकी हमें पहचान करनी होगी। एक अन्य पहलू है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जो मुझे लगता है कि इस पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, वो ये कि चीजें कैसे आती हैं और वे कैसे शक्ल ग्रहण करती हैं, अपनी पहचान ग्रहण करती हैं, और वे पहचान ग्रहण ही नहीं करती बल्कि वे उस पहचान से निकल कैसे जाती हैं। मसलन एक व्यक्ति मेरठ में पैदा हुआ, मेरठ में उसने हाई स्कूल किया, भारत विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चला गया। अब बताओ उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? जो मेरठ में पैदा हुआ था, जिसने मेरठ में पढ़ाई की, वह भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया, तो उसकी आइडेंटिटी, पहचान का संदर्भ भारत होगा या पाकिस्तान होगा? वो पैदा भारत में हुआ था, लेकिन अब उसका पहचान का संदर्भ बदल गया क्योंकि उसका देश बदल गया। वही व्यक्ति जो पाकिस्तान में जाके आगे पढ़ाई किया, फिर एमए करने के लिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चला गया। अब जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चला गया तो उसकी पहचान का संदर्भ क्या पाकिस्तान होगा? जी नहीं। या उसकी पहचान का संदर्भ धर्म होगा, जिसमें वो पैदा हुआ था वो मुसलमान था? जी नहीं। अब उसकी पहचान किससे बनेगी? अब उसकी पहचान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से बनेगी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से, यानी उस देश से उसकी पहचान बनेगी। तो मैं जो चीज बहुत ही संक्षेप में आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि ये जो दलित और स्त्री साहित्य के नाम पर जो अस्मिता का खेल चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, दुर्योग की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना और प्रगतिशील आलोचना इसके सामने सरेंडर कर चुकी है। जरूरत इससे निकलने की है। हम ये नहीं कह रहे कि दलितों का लेखन पढ़ा नहीं जाना चाहिए, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। दलितों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, स्त्रियों के लेखन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, लेकिन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मतलब ये यांत्रिक मार्क्सवाद नहीं। जो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म जिस चीज की वकालत करता है, वो क्या है वकालत? वो कौन सी चीज है? वो चीज यह है कि चीजों को गतिशीलता और परिवर्तन की प्रक्रिया में देखना। और ये बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स के लेखन के पहले से उपलब्ध था। कार्ल मार्क्स ने तो इसे एडॉप्ट किया। हम चीजों को किसी खास अवस्था में तो स्थिर मान सकते हैं, लेकिन उन्हें तो परिवर्तित होना है। वो परिवर्तित होंगी तो हमें उन्हें देखना चाहिए परिवर्तन की प्रक्रिया में। एक दूसरी चीज जो इसी के पहलू के साथ जुड़ी हुई है,
कोई भी चीज अकेले नहीं अपनी भूमिका अदा करती, कोई भी चीज किसी भी एक तत्व के जरिए अपना निर्माण नहीं करती। अगर मैं ये कहूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई में मेरी अकेले की भूमिका है, तो ये मुझसे बड़ी गलतफहमी कुछ नहीं होगी। कोई भी चीज इस दुनिया में किसी एक व्यक्ति की सृष्टि नहीं है। कोई भी घटना घटती है तो उसमें एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। तो चीजों को पढ़ते समय, व्यक्तियों को पढ़ते समय, घटनाओं को पढ़ते समय हमें यह चीज जहन में रखनी होगी कि किसी भी घटना, व्यक्ति, परिस्थिति, इन तमाम चीजों में एक से अधिक कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। और ये जो एक से अधिक कारण है, आपको उनमें से देखना होगा प्रमुख कारण कौन सा है। और ये देखने की समझ हमें मार्क्सवाद देता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का ज्ञान हमें यह समझ देता है कि जहां कारणों का समूह हो, वहां उसमें से प्रमुख कारणों को खोजा जाए। दूसरी एक चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मार्क्सवाद ने की, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ने की। पहले यह था कि यह दुनिया अज्ञेय है। कार्ल मार्क्स के लेखन के आने के पहले तक अधिकतर लोग यही मानते थे और जानते थे कि दुनिया अज्ञेय है, साहित्य भी अज्ञेय है, ईश्वर की सृष्टि है, सरस्वती मां की देन है। लेकिन मार्क्सवाद के आने के बाद में यह बड़ा परिवर्तन घटा कि अब न तो कोई चीज अज्ञेय है और न कोई ऐसी चीज है जिसे कि हम जान नहीं सकते। तो अज्ञेय जैसी धारणा एक सिरे से गायब हो गई। अब संसार में जो कुछ घट रहा है, लिखा जा रहा है, जो हमारे सामने घट रहा है, उसकी हम तहकीकात कर सकते हैं, जान सकते हैं। कोई चीज अज्ञेय नहीं है। हां, यह संभव है कि आप अभी न जानते हो, लेकिन आप जान सकते हैं। संसार कैसे बना, संसार कैसे चलता है, कोई लेखक कैसे लिखता है, कोई साहित्य कैसे आता है, उसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीजें जानी जा सकती है, बोधगम्य है। तो अज्ञेय जैसी कोई चीज नहीं है। और जब अज्ञेय जैसी कोई चीज नहीं है और हर चीज जानी जा सकती है, तो एक चीज जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते। अज्ञात चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम जान नहीं सकते, यह संभव नहीं है। हर चीज के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है, ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, प्रामाणिक ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। और ये जो प्रामाणिक ज्ञान अर्जन की जो प्रक्रिया है, इस प्रामाणिक ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये विवाद लंबे समय से रहा है, अभी भी है और रहेगा आगे भी। कुछ लोगों का मानना है कि विचार भौतिक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, या विचार जो है सामाजिक अस्तित्व का निर्माण करते हैं। और यह धारणा बहुत पॉपुलर रही है, आज भी है, मार्क्स के जमाने में भी थी। लेकिन मार्क्स ने इसमें एक लंबी छलांग लगाई और उन्होंने कहा कि नहीं, सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना का निर्धारण करता है, सामाजिक चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती। सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना का अगर निर्धारण करता है, तो सामाजिक अस्तित्व आपका अगर चेंज हो रहा है तो आपकी सामाजिक चेतना भी बदलेगी। तो अब आप यहां से सोचिए कि जो 50 साल पहले दलित लेखक
जिस सामाजिक अस्तित्व में पैदा हुआ था उस समय उसकी जो सामाजिक चेतना थी, 50 साल बाद क्या उसका सामाजिक अस्तित्व बदला कि नहीं बदला? अगर बदला है तो उसके अनुरूप उसकी सामाजिक चेतना होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां उल्टा हो रहा है। हमारे यहां हो ये रहा है कि सामाजिक चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण कर रही है। वह 50 साल पहले उस दलित समाज में पैदा हुआ था, उस वंचित समाज में पैदा हुआ था, जहां से वो निकलकर अब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में जा चुका है। वह अपने सामाजिक अस्तित्व और उससे जो परिवर्तित जो उसका संसार है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उसका उपभोग कर रहा है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। रिकॉग्नाइज किसे कर रहा है? वह पुरानी सामाजिक चेतना के रूपों को ही रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद हमें एक चीज सिखाता है, वो ये कि सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना का निर्धारण करता है, न कि सामाजिक चेतना सामाजिक अस्तित्व का। और इस क्रम में जो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही साधारण ढंग से कहें कि लोग अपने लिए आजीविका कैसे अर्जित करते हैं, रोटी कैसे कमाते हैं, और रोटी कमाने के तरीके से उसके सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना के संबंध की व्याख्या होगी। जिस लेखक का 50 साल पहले भूखमरी में जन्म हुआ था, अत्यंत गरीबी में जन्म हुआ था, पिछड़ेपन में जन्म हुआ था, अनटचेबिलिटी में जन्म हुआ था, क्या 50 साल बाद भी वह उस कंडीशन में है भौतिक परिस्थिति में, या उसकी वो परिस्थिति बदली है? मस्त मजेदार बात है। लाखों के फ्लैट में रहते हैं, 3-3 3.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह उठाते हैं, गाड़ी से चलते हैं, मिडिल क्लास है, पूरा घर में कम से कम 50 तोले सोना है, बैंक में बैलेंस है, एफडी है, तमाम किस्म की सिक्योरिटी है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं वंचित हूं और दलित हूं। जी नहीं, इसका मतलब है कि आपने अपनी जो सामाजिक अस्तित्व की अवस्थाएं बदली हैं, रूपांतरित हुई हैं, उन्हें आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आप अभी भी पुरानी सामाजिक चेतना के बंधनों में बंधे हुए हैं, पुरानी सामाजिक चेतना के बंधन रहते हैं, सामाजिक अस्तित्व बदल जाता है, इसके बावजूद रहते हैं। तो हमारे यहां बहुत सारे लेखक हैं ऐसे जिनकी भौतिक परिस्थितियां बदल गई हैं लेकिन उनकी सामाजिक चेतना नहीं बदली है। ऐसे भी लेखक हैं जिनकी भौतिक परिस्थितियां बदली हैं तो उनके सामाजिक चेतना भी बदली है। सो ऐतिहासिक या एक सामान्य दर्शन की भाषा में कहें, पदार्थ जो है वो विचार को जन्म देता है, न कि विचार पदार्थ को। जो दलित और स्त्री के संदर्भ में जो पूरी की पूरी डिबेट फैली हुई है हिंदी में, उस डिबेट का जो भाववाद है, आइडियलिज्म है, वो ये है कि यहां विचार से पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है, न कि पदार्थ से विचार के जन्म पर। एक अन्य चीज वो ये कि ऐतिहासिक भौतिकवाद चीजों को एक ही तरह से नहीं देखता। सारे नियमों के बारे में, सारी चीजों के बारे में उसके नजरिया अलग अलग है। मसलन अगर मुझे यह देखना होगा कि समाज पर किस चीज का सबसे जल्दी असर होता है, समाज में अनेक चीजें हैं, राजनीति है, धर्म है, दर्शन है, साहित्य है, संस्कृति है, मीडिया है, तमाम चीजें हैं। समाज में सबसे ज्यादा तेज गति से असर होता है किसका, किस अधरचना का? मार्क्स कहते हैं वह है पॉलिटिक्स, और सेकंड है एजुकेशन। साहित्य और दर्शन तो सब बहुत पीछे है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अगर हमें देखना ही होगा तो देखना होगा कि सामाजिक
अधरचना के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें कौन सा क्षेत्र पहले सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कहने का मतलब यह कि ऐतिहासिक भौतिकवाद जब लागू करेंगे तो विभिन्न सामाजिक संरचनाओं पर, विभिन्न अधरचनाओं पर या सुपर स्ट्रक्चर पर, मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में जिसे कहें सुपर स्ट्रक्चर पर, इसके नियम अलग अलग तरीके से लागू होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। कहीं हो सकता है कि राजनीतिक चेतना विकसित हो, साहित्यिक चेतना उतनी विकसित ना हो। कहीं हो सकता है साहित्यिक चेतना बहुत ज्यादा विकसित हो और राजनीतिक चेतना विकसित ना हो। यह भी संभव है कि राजनीतिक चेतना विकसित हो लेकिन आर्थिक चेतना विकसित ना हो। आप चाइना, अमेरिका जाइए, आप ब्रिटेन जाइए और भारत जाइए, आप जाके देखिए कि वहां स्त्रियों के प्रति राजनीतिक चेतना कितनी विकसित है और स्त्रियों की आर्थिक दशा संबंधी चेतना कितनी विकसित है, कितना गैप है उनमें। तो जो विभिन्न सामाजिक संरचनाएं, उनमें इंपैक्ट एक जैसा नहीं होता, उनमें चेतना का रूप एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से देखना होगा। सो ऐतिहासिक भौतिकवाद जिन के नजरिए से जब आप विभिन्न सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन करेंगे तो उनके नियम अलग अलग होंगे, अध्ययन के एक जैसे नियम नहीं होंगे। लास्ट फिलहाल के संदर्भ में वो ये कि सामाजिक विकास के आधार पर यथार्थ रूपांतरित होता है या यथार्थ के आधार पर सामाजिक आधार रूपांतरित होता है। सामाजिक आधार के कारण यथार्थ बदलता है, यथार्थ की वजह से सामाजिक आधार में परिवर्तन बहुत कम होते हैं जो आते हैं। कई बार क्या होता है कि सामाजिक आधार गायब हो जाता है लेकिन राजनीति के परिवर्तन सामाजिक आधार को प्रभावित करके बदल सकते हैं। मसलन सोवियत संघ में 60 साल तक पूंजीपति वर्ग नहीं था। चाइना में 49 में रेवोल्यूशन के बाद में टिल 77-78 कैपिटलिस्ट क्लास एवॉलिश कर दिया गया था। लेकिन 1990-91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और सोवियत संघ के विघटन के में सबसे बड़ी भूमिका किसने अदा की, वहां तो कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं था, वहां कोई सामंती शोषण नहीं था। राजनीति में जो घट रहा था उस राजनीतिक अधरचना के परिवर्तनों ने पूरे के पूरे समाज को एकदम बदल दिया। कभी किसी जमाने में कार्ल मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया था कि आर्थिक संबंध नियामक संबंध होते हैं। बाद में उन्होंने अपनी इस धारणा को बदला और संशोधित किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधरचना के दूसरे जो रूप हैं वे भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कभी कभी कुछ ज्यादा ही प्रभावित करते हैं। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद 60 साल तक कैपिटलिस्ट क्लास नहीं, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कोई पृथकतावाद नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई जातीय उत्पीड़न नहीं, और इसके बावजूद कम्युनिस्ट पार्टी के दमन उत्पीड़न की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। राजनीतिक अधरचना के परिवर्तन के कारण समाज प्रभावित हुआ और इससे पूरी की पूरी सामाजिक संरचना प्रभावित हुई। छोटा सा एक निर्णय लिया ना हिंदुस्तान की जनता ने, वोट दे दिया, खाली नरेंद्र मोदी जीत गए। नरेंद्र मोदी की जीत साधारण जीत नहीं थी। नरेंद्र मोदी की जीत ने हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी को एकदम तहस नहस करके रख दिया। अगर आप देखेंगे तो वह एक रूटीन वोट था, लेकिन वह रूटीन वोट नहीं था।
नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल के कार्यकाल में पूरी की पूरी इकोनॉमी को एकदम तहस नहस करके रख दिया। कहां से परिवर्तन आया? ये परिवर्तन आया पॉलिटिक्स से। सो अधरचना में और खासतौर पर राजनीतिक अधरचना में घट रहे परिवर्तन वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि वे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। चाइना में यह हुआ, सोवियत संघ में यह हुआ। सोवियत संघ में जब समाजवादी समाज कोलैप्स किया तो उसके बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि कैपिटलिज्म का जन्म हो गया और कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म हो गया। चाइना में कैपिटलिज्म का जन्म हो गया और कैपिटलिस्ट क्लास का जन्म हो गया। हमने सोचा ही नहीं था कि जब वर्ग एक बार खत्म हो गए तो वे दोबारा नहीं आ सकते, लेकिन वो दोबारा लौट आए। और ये वह चीज है जिस पर के कायदे से सोचने की जरूरत है कि राजनीति के परिवर्तन आधार में बुनियादी परिवर्तन पैदा कर सकते हैं। अब आप यहां से देखिए कि कल तक यानी कोरोना के पहले तक 12 करोड़ लोग थे जो मजदूर थे। वो 12 करोड़ से अधिक जो लोग मजदूर थे उनकी जब नौकरी चली गई तो वो मजदूर नहीं रहे, अब वो बेकार हो गए। खदेड़ के उनको वर्किंग क्लास से बाहर बेकारों की फौज में खड़ा कर दिया गया। क्लास ही खत्म हो गया। 12 करोड़ लोगों का वर्ग ही खत्म करके उसे बेरोजगारों की कतारों में डाल दिया गया। तो राजनीति में घट रहे परिवर्तन, मार्क्स एंगल्स इस बात पर ध्यान खींचते हैं कि ये जो विभिन्न अधरचनाएं हैं उनमें जो पॉलिटिकल अधरचनाएं, राजनीतिक अधरचनाएं, वह राजनीतिक अधरचना या सुपर स्ट्रक्चर सबसे अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर राजनीति करप्ट होती है तो राजनीति से जुड़ा हुआ कौन सा वर्ग है जो करप्ट होगा? सबसे पहले वो है मीडिया। जो मीडिया की अधरचना है वह राजनीति से एकदम करीब से जुड़ी हुई है। सो राजनीति अगर डिक्टेटर होगी तो मीडिया भी डिक्टेटर बनेगा, राजनीति क्रिमिनल होगी तो मीडिया भी क्रिमिनल बनेगा, राजनीति करप्ट होगी तो मीडिया भी करप्ट होगा। लेकिन इस राजनीति के परिवर्तन का साहित्य पर और दर्शन पर बहुत देर से असर होगा, लेकिन बहुत देर से असर होगा, क्योंकि साहित्य की अधरचना या साहित्य का सुपर स्ट्रक्चर बहुत दूर है। तो हमारे असर तो हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। और असर का तरीका क्या है? असर का तरीका यह है कि अब हमने प्रतिवाद करना बंद कर दिया है, अब हमने आलोचना लिखनी बंद कर दी है। राजनीति के असर का परिणाम यह है कि अब हम सिर्फ प्रशंसा लिखते हैं या फिर सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं। जैसे कला के लिए कला का सिद्धांत, ऐसे ही अब लिखने के लिए लिखते हैं, उसका कोई पर्पज नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता, हमारा किसी के प्रति कमिटमेंट नहीं होता। नहीं, हमें लिखते समय ये पक्ष तो अपना तय करना ही होगा। बिना पक्षधरता के, बिना विचारधारा के आप लिख नहीं सकते। अब सवाल यह है कि ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नजरिए से अगर आप साहित्य को देखेंगे और साहित्य की प्रक्रियाओं पर बातचीत करेंगे तो साहित्य कैसा होगा? साहित्य क्या वैसा ही होगा जैसा अब तक चल रहा था? मसलन भारतेंदु युग में साहित्य का जो कॉन्सेप्ट था, प्रगतिशील आंदोलन के जमाने में जो कॉन्सेप्ट था, बाद में जो कॉन्सेप्ट बना, अब साहित्य क्या है? किस संसार में रहते हैं हम लोग? साहित्य पूजा की चीज है, साहित्य कोई बहुत मूल्यवान चीज है, ऊपर की चीज है? जी नहीं, ये जो आध्यात्मिक सोच है इससे निकलने की जरूरत है। जो नई चीज है जिस पर के ध्यान दिया जा रहा है, जिस पर के कायदे से सोचा गया, वो ये कि
अब साहित्य पर विचार करते समय हमें कई चीजों पर विचार करने की जरूरत होगी। अभी तक क्या था कि हम लेखक के साथ जुड़ा हुआ जो उसका संदर्भ, रचना का संदर्भ, इन पर ही खाली ध्यान देते थे। अब इससे बात बनने वाली नहीं है। अब साहित्य नहीं कहते, अब कृति नहीं कहते, अब रचना नहीं कहते, अब उसे या तो लेखन कहते हैं या फिर वर्क कहते हैं। अब उसका नाम बदल गया है। और इसमें हम क्या करेंगे भविष्य में, किस दिशा में जाएंगे, इसमें 6 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। उनका मैं जिक्र करके मैं खाली छोड़ रहा हूं। वो ये कि, और ये मार्क्सवादी आलोचना के 6 प्रमुख एलिमेंट भी हैं जिनके आधार पर हम रचना को देखते हैं। वो ये कि एक तो यह कि जिसकी रेमंड विलियम्स ने चर्चा की है, वो कहते हैं कि एक तो है जनरल मोड ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है लिटरेरी मोड ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड है जनरल आइडियोलॉजी, फोर्थ है लेखक की विचारधारा, फिफ्थ है सौंदर्यबोधी विचारधारा, और सिक्स्थ है पाठ। ये 6 चीजें हैं जिनका कि मार्क्सवादी आलोचना अध्ययन करती है। हिंदी की अभी स्थिति यह है कि वह हिंदी की आलोचना अभी क्लास की डेफिनेशन, लेखक और साहित्य के संबंध की डेफिनेशन से बाहर अभी गई नहीं है। सामान्य उत्पादन के रूप, साहित्य उत्पादन के रूप, सामान्य विचारधारा, लेखक की विचारधारा और सौंदर्यबोधी विचारधारा और पाठ, इन सारी चीजों को मिला के मार्क्सवादी आलोचना का ढांचा बनता है। हमारे यहां तो ये कोशिश अभी जो मार्क्सवादी आलोचक हैं, नामवर जी गुजर गए, लेकिन जब थे तब भी वो इस दिशा में काम नहीं कर पाए। सबसे मेधावी आलोचक थे वो मार्क्सवाद के। तो मार्क्सवादी आलोचना के लिए ये तो एक सामान्य समस्या है कि हम पूजा के भाव से निकलें। वे थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं ज्यादा गहरी हैं। ये जो 6 रूप जो मैंने आपको बताए, यानी हमने अभी तो हम साहित्य पर ही अटके हुए हैं। साहित्य की कैटेगरी 19वीं शताब्दी की कैटेगरी है, लिटरेचर की कैटेगरी 19वीं शताब्दी की कैटेगरी है। हमारा अभी तो पूरा का पूरा डिस्कोर्स 19वीं शताब्दी की कैटेगरी के बाहर ही दाखिल नहीं हुआ है, आया ही नहीं उससे। तो जब आप 19वीं शताब्दी की कैटेगरी के बाहर ही नहीं निकलकर आए हैं, तो अभी ये जो लेटेस्ट कैटेगरी है जिसमें राइटिंग एंड वर्क, इस दोनों में दाखिल होने के लिए तो बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए तो कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम मार्क्सवादी हैं। ये जो मार्क्सवाद के नाम पर जो ये जो अहंकार है, ये जो अज्ञान का अहंकार है, मार्क्सवादी अज्ञान का अहंकार है, ये बहुत खतरनाक चीज है। और वो भी इंटरनेट के युग में, जबकि एक क्लिक करते ही सारी किताबें आपके ऑनलाइन फ्री अवेलेबल हों। आप अभी टाइप कीजिए, आपको रेमंड विलियम्स की किताब मिल जाएंगी, टेरी गिल्टन की किताब मिल जाएंगी, आपको दुनिया के किसी भी मार्क्सवादी की पुस्तक इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप वो पुस्तक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी की मार्क्सवादी आलोचना कितनी पीछे है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी की जो मार्क्सवादी आलोचना है वो डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के आगे बढ़ती नहीं है, वो वहीं रुक जाती है। हम लोग कल हिस्टोरिकल डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म से आगे निकलेंगे, देखते हैं कहां जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।